नमस्कार, स्वागत है आपका गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट के इस चैनल में और मैं हूं विभा चौधरी। नीट का जो पेपर है वो 4 मई को होने जा रहा है, तो इस रिगार्डिंग कई स्टूडेंट्स के कुछ सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जीसीआई के डायरेक्टर प्रदीप बुडानिया सर। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो इस 1 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी 30 दिन का भी समय बच्चों के पास नहीं बचा है, तो इस दौरान ये जो टाइम है ये बच्चों के लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और इस टाइम को बच्चे किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? वैसे तो साल का सबसे क्रूशियल जो टाइम है वो ये 30 डेज ही है, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा सा पढ़ रखा है, लेकिन उस पूरे पढ़े गए कंटेंट को एक साथ समेटने का काम वो इसी 30 डेज में ही करना होता है। प्लस ये ऐसा सा डेज है जहाँ कहीं कि आप लोगों को अपने कॉन्फिडेंस को लगातार रेज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नीट ऐसा सा एग्ज़ाम है जिसमें कहीं न कहीं ज़्यादा आजकल नॉलेज चेक नहीं होता, केवल आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ही चेक होता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को रिटेन रखना, उसको लगातार बढ़ाए रखना, अपने आप को पुश करना, ये सभी कहीं न कहीं इसी 30 दिनों के दौर में ही रहता है। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं एसेंशियल होती है। तो पढ़ने के साथ साथ ये चीज़ें भी कहीं न कहीं इस 30 दिन में आप लोगों को बनानी पड़ेंगी, रिटेन रखनी पड़ेगी। तो सर, अभी इस दौरान कई स्टूडेंट्स हैं जो घबराहट जिनको हो रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना चाहिए, तो उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, घबराहट तो किस चीज़ की, वैसे तो खुश होना चाहिए। जैसे जैसे एग्ज़ाम आती है, आज तक भी आप लोग जो भी बच्चे नीट एस्पिरेंट है उनको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने पहले भी बहुत सारी एग्ज़ाम दी है और देखा होगा कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आती है तो एक अलग सा चार्म होता है, जिसको आप लोग घबराहट बोलते हो। आपको फील होता है कि मेरे को डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। एक्चुअल में वो घबराहट है ही नहीं, वो आपको एक अच्छा सा सुकून, अच्छी सी फीलिंग मिलती है। यार अभी मेरे को 30 डेज पढ़ना है, अभी 29 डेज पढ़ना है, 28 डेज पढ़ना है, और लगातार वो डेज कम होते हैं। तो एक एक्साइटेशन है, वो एक्साइटमेंट है आपकी बॉडी में, और वो हम लोग उसको डिफाइन करके ये करने लग जाते हैं कि यार मेरे को डर लग रहा है, मेरे को घबराहट कर रही है, लग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, आप तो मस्त है कि कहीं की अपने को अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए। जैसा आपका स्टडी प्लान बना रखा है उसको अच्छे से कंटिन्यू करो, और डेली के डेली अपने आप को ये आभास करो कि यार एक दिन तेरा और प्रिपरेशन का कम हो गया, तेरी एग्ज़ाम और नज़दीक आ जाएगी। जितना जल्दी नज़दीक आएगी तो नो डाउट आप जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हो कि आप लोगों को एक फीलिंग डॉक्टर वाली आए और उसको एंजॉय करने का आप लोग सोच रहे हो, वो कहीं के मोमेंट आप लोगों के नज़दीक आ रहा है। तो आप लोगों को वो फीलिंग डेली की डेली अपने आप को देते रहना है कि यार मैं मेरे टारगेट के डेली नज़दीक जा रहा हूँ। तो कहीं आपको कोई घबराहट या कोई टेंशन वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। जी सर, तो अब इन 30 दिनों के अंदर बच्चे किस तरह से अपना जो रूटीन है स्टडी का वो किस तरह से सेट करें, अपने टाइम टेबल, जिसमें उनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, अच्छे से रिवाइज हो जाएं? ये मैंने कहा कि ये बच्चे जैसे लास्ट 30 डेज, मतलब 30 डेज में नहीं है, एक दिन कम हो गया, तो ये वैसे कई मायने में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पूरी साल बहुत सारी चीज़ें बार बार रिवाइज करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें कहीं की अपने दिमाग से निकलती भी जाती है, मिसिंग भी होती जाती है। परमानेंट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लर्न नहीं होती, और वो परमानेंट लर्न करने का काम कहीं के इन आने वाले डेज में होता है। जी। जैसे हम लोग पूरी साल ये बोलते रहते हैं बच्चों को कि आप लोगों को एग्जाम में परमानेंट चीज़ें तो जो याद रहती हैं वो लास्ट के 7 से 8 दिन में जो पढ़ी गई चीज़ें होती है वो याद रहती है। कॉन्फिडेंस कहीं कहीं वो लास्ट की 7-8 दिन पढ़ी हुई चीज़ों से आता है। जी सर। लेकिन आपको अपना स्टडी प्लान इस तरह से बनाना पड़ेगा कि वो 7-8 दिन में कहीं कहीं आप लोग अपना पूरा का पूरा सिलेबस है वो रिवाइज कर लो। तो ये 30 दिन में कहीं कहीं वही है कि हमें एक बार तो सबसे पहले अपने आप को वो लास्ट के जो 7 to 8 डेज है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है कि लास्ट में मैं मेरा कैसे से पूरा का पूरा सिलेबस है वो अच्छे से कवर करूँ। थोड़ा सा शेड्यूल चलना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बीच में बोला आपको कि बच्चों के लिए 30 दिन में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि वो अपने कॉन्फिडेंस को रिटेन रखें, अपने को लगातार बूस्ट करते रहे, और ये आदमी का कॉन्फिडेंस है वो तभी रिटेन रहता है जब आप कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ते चलते हो। आपके शेड्यूल में 1-2 दिन भी बीच में जिग आएगा, कभी अच्छी पढ़ाई हुई, कभी बुरी हुई, तो निश्चित तौर पे आदमी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे आता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो फिर जो अपना एक मेन मुहिम था कि अपने कॉन्फिडेंस को लगातार बढ़ाएंगे, वो कहीं कहीं अपन नहीं बरकरार रख पाते। तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इस 30 डेज में यही है कि आप लोग अपने आप को रेगुलर कंसिस्टेंट अपने आप को चलाएं,
बहुत ज़्यादा कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी होता है लास्ट के 1 महीने में कि हम लोग जैसे पूरी साल पढ़ते रहते, तो लास्ट के 1 महीने में तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ अपने स्टडी को ले जाएंगे। अपने स्टडी अवर्स वो एकदम से बहुत पीक पे कर देंगे। पूरी साल हम 5-6 घंटे पढ़ रहे थे, लास्ट में तो आते थे हम 18-18 घंटे पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। लास्ट के टाइम पे आपका स्टडी अवर्स है, आपकी जो डेली की डेली जो सीटिंग है वो कभी भी बढ़ती नहीं है, वो हमेशा हमेशा घटती है। क्यों घटती है उसके पीछे लॉजिक है कि पूरी साल आप लोग जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे, एक टॉपिक को आप बहुत सफिशिएंट टाइम देकर रिवाइज कर रहे थे, उसके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर रहे थे, बहुत सारे कहीं कहीं नए नए कॉन्सेप्ट भी आप सीख रहे थे, उसको 2-3 जगह से भी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लास्ट के टाइम पे ऐसा नहीं होता। लास्ट में तो आपका कई बार पढ़ी हुई चीज़ें होती है, उसी को रिवाइज करना होता है, और कई बार पढ़ी हुई चीज़ को रिवाइज करने में इतना टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन प्रैक्टिस का लास्ट में कोई ज़्यादा काम होता नहीं, इसे टॉपिक फटाफट कहीं न कहीं रिवाइज हो जाता है। तो फटाफट रिवाइज हो जाता है, तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में आप स्विच करते हो तो बीच में थोड़ा सा गैप देना बहुत जरूरी होता है, वरना तो वो दोनों टॉपिक का वो कहीं कहीं ओवरलैप हो जाता है। तो बीच में वो रिफ्रेशमेंट ब्रेक आप लोगों को दिन में कई बार मिलता है, तो नो डाउट आपकी बहुत लंबी सी सीटिंग कभी भी नहीं होती। तो जो आप लोग 2 महीने पहले पढ़ रहे थे, 3 महीने पहले पढ़ रहे थे, वो स्टडी अवर्स मैं तो नहीं मानता कि लास्ट के 1 महीने में रहता है। तो कई बच्चे तो इस बात को सोच के ही घबरा जाते हैं कि मैं पूरी साल सोच तो ये रहा था कि लास्ट के एग्जाम के 1 मंथ में मैं इतनी घंटे पढ़ूंगा, रात दिन एक कर दूंगा, बहुत अच्छा सा पढ़ के मैं बहुत अच्छा लेके जाऊंगा, और वो मेरी स्टडी तो हो ही नहीं रही। तो वो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। वो स्टडी अवर्स आपके बढ़ेंगे नहीं, लास्ट के टाइम पे आपके स्टडी अवर्स घटेंगे। और लास्ट के टाइम पे आपके स्टडी अवर्स यदि घट रहे हैं, आपकी सेटिंग घट रही है, तो आप कहीं ये मान के चलो कि वो एक पॉजिटिव साइन है। ये मान के चलो कि आपकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम सब्जेक्ट्स में देना नहीं पड़ रहा। तो उससे कोई घबराना नहीं। लेकिन आपका एक डे बाय डे एक शेड्यूल प्रॉपर तरीके से चलना बहुत जरूरी है। आपके जितने भी घंटे आप लोग पढ़ते हो वो डेली की डेली पढ़ना जरूरी है। टाइम पे आप लोगों को उठना सीखना होगा, टाइम पे आप लोगों को सोना सीखना होगा, क्योंकि ये जब आप टाइम पे नहीं उठोगे, टाइम पे नहीं सोगे, तो किसी भी हालत में अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपकी स्टडी भी नहीं हो पाएगी। प्लस आप अनावश्यक डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। जो आदमी कंसिस्टेंट काम करता हो, सोने का और जगने का जिस आदमी का टाइम फिक्स होता हो, वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। तो इसलिए सबको मैं ये कहूँगा, बेटा एक तो आप अपना सोने और जगने का टाइम फिक्स करिए। आपका नेट का एग्ज़ाम है वो दोपहर को 2 से 5 बजे होता है। तो हालांकि गर्मियों के दौर में कहीं कि बच्चों को दोपहर में भी रेस्ट करने की आदत होती है, सोने की आदत होती है, लेकिन हमें 2 से 5 बजे तो जगने का एक रिहर्सल भी करना पड़ेगा। और दोपहर के टाइम पे आप इफेक्टिवली कहीं कि तभी काम कर पाओगे जब आप रात को प्रॉपर स्लीपिंग कर पाओगे, सो पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले तो अपना सोने और जगने का टाइम इस लास्ट के 1 मंथ में कहीं कि सेट करिए। और सबसे प्रॉपर टाइम मैं ये मानता हूँ, मैं कभी ये फेवर नहीं करता कि रात को आप बहुत लेट नाइट तक पढ़ो, क्योंकि लेट नाइट तक जो बच्चा पढ़ता है उसका डे है वो कहीं कि बहुत सारा सफ़र होता है। तो आप 10 साढ़े 10 बजे कहीं कि सोइए, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठिए, रात को 7 घंटे की प्रॉपर आपकी स्लीपिंग होनी चाहिए। और फिर डे टाइम में आप, या तो मैं कहूँगा कि आप डे टाइम में सोने की आदत को छोड़िए यदि सोते हो तो, और नहीं सो रहे हो तो वेल एंड गुड है। लेकिन ये पूरा दिन कहीं की बड़ा हेक्टिक सा हो जाता है, पूरे दिन पढ़ने का काम, तो बच्चों के नो डाउट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद में थोड़ी सी फटीग भी आती है, थकान भी आती है। तो आप थोड़ा सा 2 से 5 बजे तो आपको अपने दिमाग को सुपर एक्टिव रखना है। तो उसका तरीका ये है कि आप लोग थोड़ा सा अपना लंच है वो थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करिए, 11-12 बजे के आसपास अपना लंच करिए। लंच के बाद में आप आधे घंटा पौन घंटा इनकी आप नैप ले सकते हो, अपने बिस्तर पे जाके आंखें बंद करके लेटे लेटे रह सकते हो। गहरी नींद नहीं लेनी, जिससे थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट आ जाए। लेकिन ये रात को सोने का टाइम और सुबह जगने का टाइम आप लोगों को फिक्स करना चाहिए, और ये 1 महीने में कहीं इसी हैबिट में आप लोगों को चलना चाहिए। यदि आप बहुत लेट आवर्स तक इनकी स्टडी करोगे तो मैंने कहा दिन का नुकसान होगा ही होगा, फिर आपको प्रॉपर नींद नहीं आ पाएगी। और जैसे जैसे आप एग्ज़ाम की तरफ जाओगे तो एग्ज़ाम के स्ट्रेस से कहीं की रात को नींद न आने वाली बीमारी से कहीं की आप लोग सफ़र हो जाओगे। और अभी से आप लोग कहीं की ये आदत बना लो कि 10 बजे साढ़े 10 बजे मेरे को डेली का डेली सोना है, 5 बजे उठना है, तो आपकी बॉडी अपने आप ही रात को 10 साढ़े 10 बजे आपको इंडिकेशन कर देगी कि अब तेरा सोने का टाइम हो गया। तो वो एग्ज़ाम से जस्ट 2 या 3 दिन पहले जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, नींद नहीं आती, डर लगता है, उनका सोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस शेड्यूल को कहीं फॉलो करो। डे टाइम में कहीं कि आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम मिलता है, वहाँ आप लोग पढ़ने का अपना प्लान बनाओ। अभी आपके पास लगभग 30 दिन है, एक दिन कम हो गया, 29 डेज़ हैं। तो इसमें मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग
अपने सिलेबस से कहीं कि अपने आप को कम से कम इस लास्ट के 1 मंथ में आप लोगों को 3 बार अपने कंटेंट से गो थ्रू होना चाहिए। हालांकि आपको याद पहले भी आप लोगों ने प्रिपरेशन की है, बहुत बार चीज़ें पढ़ी है, तो नो डाउट सब चीज़ें आपकी अच्छे से तैयार हैं। लेकिन लास्ट के टाइम आप जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करते रहते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। आपको अच्छी सी फीलिंग आती जाती है कि यार मैंने एक बार रिविजन और कर लिया। तो भले आपको नया सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन बार बार उन चीज़ों को आप पढ़ते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ता है। और मैंने कहा ना, इस एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस की बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग अपना प्लानिंग इस तरह का बनाओ कि अपने कंटेंट को कम से कम आप लोग 3 बार ज़रूर पढ़ने जाओ। और उस 3 बार पढ़ने का तरीका थोड़ा सा मैं ये बताऊँ कि जैसे आपके पास 29 डेज़ है, तो आप लोग इस तरह का प्लान बनाओ कि पहले 18 डेज़ 18 दिन में आप लोग अपने एक बार सिलेबस को अच्छे से कहीं कि एक बार रिवाइज और करो पहले 18 डेज़ में। फिर आप इस 18 डेज़ को 9 डेज़ पे ले जाओ। 9 डेज़ मतलब जस्ट आधा टाइम, और वहाँ एक क्विक रिविजन आप लोगों को और करना चाहिए। और फिर भी आप लोगों के पास 2 दिन और बच जाएंगे। और 2 दिन लास्ट में कहीं कि जो टॉपिक्स में आप लोग कहीं के डिफ़िकल्टी फील करते हो, आप लोगों ने कोई शॉर्ट नोट बना रखे होंगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने कलेक्ट कर रखी होंगी, लास्ट के 2 दिन कहीं की वो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि 3 बार आप अपने कंटेंट से कहीं के गो थ्रू। इस लास्ट के टाइम पे कहीं कि आप लोगों को नई चीज़ पढ़ने की कदापि कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उसको बार बार रिवाइज करो। इस समय कहीं कि बहुत सारा टाइम जाया आप नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास कंटेंट है उसी कंटेंट को कहीं कि आप बार बार रिवाइज करोगे तो उसमें आप लोगों को बेहतर परिणाम मिलेगा। अब मैंने पहला दौर बताया कि 18 दिन में आप लोगों को एक बार अपने सिलेबस को कहीं की कंप्लीट करना चाहिए। 18 दिन में आप अपने पूरे सिलेबस को ऐसे सोच के चलोगे कि यार मैं 18 डेज में कंप्लीट करूंगा, तो किसी भी हालत में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में अपनी प्लानिंग पे लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आप 18 डेज में अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे प्लानिंग आपकी ऐसे से बन सकती है कि लगभग ये मान के चलो कि 90 टॉपिक्स आप लोगों के पास है। हालांकि पहले 98 के आसपास टॉपिक होते थे, कुछ हट गए, तो लगभग 90 टॉपिक्स आपके पास है। तो 18 दिन में आपको 90 टॉपिक्स को टच करना है। तो ये मान के चलो कि आप लोगों को डेली के डेली 5 टॉपिक कहीं की रिवाइज करने पड़ेंगे। तो ये कैलकुलेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो कैलकुलेशन आप समझोगे तभी कहीं की प्रत्येक दिन का आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाओगे। डेली के डेली आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, और डेली के डेली 5 टॉपिक पढ़ने हैं। एक दिन का जब आपका लर्निंग वाला काम हो, तो मैं नहीं मानता हूँ किसी भी स्टूडेंट की 12-13 घंटे से ज़्यादा डे की कहीं की सिटिंग हो सकती है, स्टडी हो सकती है। कईयों को ये लगता है कि यार 24 घंटे का दिन होता है, 6-7 घंटे मेरे स्लीपिंग आवर्स हो गए, तो बाकी तो मैं पूरा पढ़ ही सकता हूँ। लेकिन जब लर्निंग करना हो, बार बार अपने टॉपिक्स को चेंज करना हो, तो निश्चित तौर पे बहुत लंबी सिटिंग नहीं हो सकती। तो 12 घंटे आप ऑन एवरेज कहीं की अपनी स्टडी कर लेते हो, 12 घंटे तो पढ़ना चाहिए, वो कर लेते हो तो आपका सफिशिएंट है। अब ये 12 घंटे में आप लोगों को अपने 5 टॉपिक्स है वो कहीं के निपटाने। इसका मतलब ऑन एवरेज हर टॉपिक के इससे कहीं के 2.5 आवर्स आएगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कहीं के बड़े हैं तो उनको 3 घंटे दीजिए, जिनका कोई छोटा टॉपिक वो 2 घंटा 1.5 घंटे में ख़त्म करिए। तो इस तरह से डेली का डेली तुम्हारा टाइम टेबल इस तरह का सा बनाओ कि यार डेली का डेली वो 5 टॉपिक डेली के डेली कंप्लीट करने का अपना एक टारगेट हो। और वो आप ऐसे हवा में सोचोगे तो कभी भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए डेली का डेली आपका टाइम टेबल बनना चाहिए। रात को सोते वक्त ये बना लो टाइम टेबल कि यार कल के डेज में कौन से 5 टॉपिक्स में पढ़ूंगा, उन 5 टॉपिक का मेरा पढ़ने का सीक्वेंस कैसा सा रहेगा। 5 टॉपिक में आप सिंगल सब्जेक्ट को लेके जा सकते हो। हालांकि सिंगल सब्जेक्ट में कहीं की थोड़ा सा बोरियत होता है, तो आप तीनों सब्जेक्ट भी कहीं के लेके जाओगे तो बार बार सब्जेक्ट को स्विच करने में बहुत सारा टाइम जाया होता है। तो सबसे बेहतर रहता है कि आप बायोलॉजी एक दिन फिजिक्स और बायो का कॉम्बिनेशन रखो, फिजिक्स पढ़ो साथ में बायोलॉजी पढ़ लो, क्योंकि बीच में बायोलॉजी पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको रिफ्रेशमेंट में मिलेगा। दूसरे दिन कहीं की आप केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन रख सकते हो। इस तरह से आप अपने डेली के डेली शेड्यूल को बनाओ। 5 टॉपिक अपने रात को लिख लो कि कौन से 5 टॉपिक आज आपको कंप्लीट करने हैं, और उनका टाइमिंग भी लिखो कि आप लोगों को ये बड़ा टॉपिक है तो ये 3 घंटे में ख़त्म करना है। सबसे पहले बड़े टॉपिक को कहीं की ख़त्म करो, जो टिपिकल आपको लगता है उसको सबसे पहले ख़त्म करो, और जो आसान सा टॉपिक आपको लगता है अच्छे से आता है उसको सबसे लास्ट पे रिवाइज करो। लेकिन रिवाइज सब टॉपिक्स को करो। तो मिशन 5 टॉपिक कंप्लीशन आप लेके चलोगे तो आराम से आप लोग 18 दिन में अपने सिलेबस से अच्छे से कहीं की कंप्लीशन पे जा सकते हो। इस समय पढ़ने का तरीका यही होता है कि बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप बोले जाओगे तो फिर आप अपने कंटेंट को रिवाइज नहीं कर पाओगे।
फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ने का तरीका ये होता है, अपने कंटेंट को पढ़ो, प्लस खास तौर पे आपके कंटेंट के साथ आपके उस कंटेंट से रिलेटेड प्रोफाइल के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हाथ से तो मत करो, लेकिन उस प्रोफाइल को पढ़ो जरूर, क्योंकि नीट में कहीं कहीं कुछ स्टैंडर्ड प्रोफाइल होती है, वो सीधे के सीधे क्वेश्चंस वहाँ से ही आते हैं, और जब तक आपको प्रोफाइल याद नहीं होगी आप एग्जाम में सवाल पिक करके उसको 1 मिनट में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो पढ़ने का तरीका है कि जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा है जो कंटेंट, उसको पढ़ो, और उनके क्वेश्चंस जो भी करा रखे उनको इस समय हाथ से मत निकालो, लेकिन उनकी प्रोफाइल को जरूर देखो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेम मोड होता है। बायोलॉजी में आप लोग कहीं कहीं आप लोगों ने पूरी साल अपनी एनसीईआरटी को कहीं अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, एनसीईआरटी में सब चीज़ें आपने एडिशनल थी वो भी अच्छे से लिख रखी है, एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है, उनको कहीं रिवाइज करो। अब A to Z वर्ड, A to Z लाइन पढ़ने का कहीं मौका नहीं है, तो वहाँ आप लोग वही है, आपकी कहीं अंडरलाइंड चीज़ें थी उनको कहीं यहाँ पढ़ सकते हो, जो स्टार मार्क चीज़ें हैं उनको कहीं आप लोग देख सकते हो, और ऐसे से पढ़ोगे तो हर 2-2.5 घंटे में आराम से आप लोगों का एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। जब एक टॉपिक आपका खत्म होता है तो फिर आप 15-20 मिनट कहीं अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ब्रेक दो, क्योंकि तुरंत स्विच करोगे तो दूसरे टॉपिक में आप एकदम से एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाओगे। 10-15 मिनट का ब्रेक दो, अगले टॉपिक को पढ़ो। हर टॉपिक खत्म होता है तो अपने आप को थोड़ा सा उसका अपने को चीयर अप करो, उसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करो, अपने आप को कॉन्फिडेंस दो कि तेरा आज एक टॉपिक खत्म हो गया, तो अच्छी सी फीलिंग आएगी, तो अगले टॉपिक में कहीं आपकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी। तो ऐसे से आप लोग पूरे दिन पढ़ोगे तो 5 टॉपिक अपना मिशन रखो, और 5-5 टॉपिक ऐसे अपन खत्म करेंगे। मैंने कहा एक दिन फिजिक्स के 3 टॉपिक पढ़ लिए, 2 टॉपिक बायोलॉजी के पढ़ लिए, अगले दिन 3 टॉपिक केमिस्ट्री के पढ़ लिए, 2 टॉपिक बायोलॉजी के पढ़ लिए, तो फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ी। 18 दिन में आप एक बार अपने सिलेबस को अच्छे से खत्म करिए, और जैसे ही आपका 18 दिन में एक बार सिलेबस खत्म हो जाता है तो फिर इसी टास्क को आप लोग 9 दिन में अगेन कहीं कंप्लीट करने जाइए। और 9 दिन का वहाँ तरीका सबसे अच्छा है कि आप 3 दिन एक फिजिक्स सब्जेक्ट उठा लीजिए और 3 दिन उस फिजिक्स को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट जो 9 डेज में फर्स्ट 3 डेज बेटर रहेगा कि आप फिजिक्स को कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट 3 डेज है वो इनकी केमिस्ट्री को कंप्लीट करो, और नेक्स्ट 3 डेज है वो आप लोग अपनी बायोलॉजी को कंप्लीट करो। 9 डेज में 3-3 दिन का टारगेट रखकर आप आराम से अपने तीनों सब्जेक्ट से गो थ्रू हो सकते हो। उस 9 डेज में इस चीज़ का जरूर ध्यान रखो कि आप पढ़ते वक्त ऐसी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, फिर मैंने कहा 18 दिन का एक टास्क मैंने और दिया, इसमें एक बार रिविजन और करोगे तो लगभग आप लोगों को चीज़ें पता लग जाएंगी कि कौन सी चीज़ें ऐसी है जो तू बार बार भूलता है, कौन सी चीज़ें जो करंट में पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप वो 9 डेज में, जब मैंने कहा ना 3 दिन में फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो उस समय कहीं की जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उनको या तो कहीं की अपने एक अलग पन्ने पे कहीं की लिखते चलो, और या कहीं की आप अपने पन्ने पे एक लिस्ट बना लो कि यार ये पॉइंट्स है वो मेरे को कहीं की लास्ट में अगेन और पढ़ने, ताकि अपने नोट्स में भी पढ़ सकते हो, या उनको कहीं की लिख के आप कहीं की जो आप शॉर्ट नोट बोलते हो वैसा सब कुछ बना सकते हो। और लास्ट के 2 डेज आप लोगों के पास होते हैं, तो उन 2 डेज में जो आपने वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ों का कलेक्शन बनाया है उनको कहीं के आप लोग पूरा और पढ़ जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा आदमी कितनी बार पढ़ ले उनको भूलता है। तो वो एग्ज़ाम से जस्ट पहले दिन 2 दिन पहले पढ़ के जाना जरूरी होता है, ताकि वो कॉन्फिडेंस रहे कि यार हम करंट में पढ़ के वो याद भी रह जाती है उस समय। तो ये चीज़ें भी कहीं की करनी चाहिए। तो इस बहाने से आपका एक बार एक एडिशनल रिविजन और हो गया। तो मैंने ये आपको इस 30 डेज में, एक मंथ में जो प्लानिंग बताई उसमें आप लोग अपने 3 बार अपने सिलेबस से कहीं की गो थ्रू हो सकते हो, और लास्ट के मंथ में 3 बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हो, तो कॉन्फिडेंस अच्छा सा बन जाता है। आपको भले ही सब कुछ आ रहा हो, पहले से सब कुछ आ रहा हो, कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरी साल अच्छे से पढ़े हुए होते हैं, अब अपनी उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता है तो वो कहीं बड़ा अपने आप को बोरियत फील करता है कि यार वो चीज़ें क्या पढ़ो जो मैंने पढ़ रखी है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बेटा 90% चीज़ें हमेशा परमानेंट हमें याद रहती हैं, लेकिन हर टॉपिक पे 10% चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमेशा हम भूलते हैं। तो उन 10% से, हालांकि एग्जाम में उन 10% से सवाल आने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन अपन एक सवाल का भी रिस्क काहे को लें। तो वो चीज़ें अपन बार बार पढ़ेंगे तो वो अपनी 10% चीज़ें भी कवर अप होती जाएंगी। दूसरा ये कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप इस एक मंथ में यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से अपने आप को आगे नहीं बढ़ाओगे तो थोड़े से दिनों के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लग जाएगा। आपको फील होगा कि सब कुछ भूल रहा है, तो पढ़ाई नहीं कर रहा। तो वो कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए जो प्लान बता रहा हूँ, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी लगातार बढ़ता रहे, और प्लस वो 10% वो बार बार चीज़ें हम भूलते हैं वो भी हम लोगों के रिकॉल हो जाए। तो ये एक मैंने प्लानिंग बताया कि आपको
3 बार कहीं न कहीं इस तरह से अपने सिलेबस से कहीं न कहीं गो थ्रू होना है। इस जो तरीका बताया इसमें पहले 18 दिन में तो केवल और केवल अपने कंटेंट पे कहीं न कहीं फोकस करिए। साइड में कोई एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं। बीच में आप लोगों को कुछ फुल सिलेबस के पेपर वगैरह मिल जाते हैं, उन पेपर को आप लोग लगातार ट्राई करते रहो। फिर 9 डेज का जो मैंने मिशन बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 दिन का टास्क बताया। उस 3 दिन में आप लोगों को लास्ट 10 to 15 ईयर के पेपर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। उन पेपर्स को भी कहीं कहीं गो थ्रू होना चाहिए। बस PYQ जिनको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनसे भी गो थ्रू होना चाहिए। लेकिन ये अभी 18 डेज के दौर के बजाय लास्ट के 9 डेज में आप उन पे जाइए। उसमें भी मैं ये चाहूँगा कि आप इस तरह से, कई बच्चों की एक आदत होती है कि वो PYQ करने जाते हैं तो वो पूरा पेपर है वो टाइम देखकर पूरा का पूरा उसको अटेम्प्ट करते हैं, फिर अपने नंबर भी काउंट करते हैं। तो वहाँ कई बार वो थोड़ा सा पेपर इधर उधर हो जाता है, तो अनावश्यक बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। क्योंकि वो पेपर आप 3 घंटे का टाइम करते हो, लेकिन एक एग्जामिनेशन हॉल का माहौल अलग होता है और आपके घर पे आप अपने स्टडी रूम में वो लेके जाते हो तो वो माहौल अलग होता है, तो इफेक्टिवनेस कभी नहीं निकल पाती। तो मार्क्स कमाते अनावश्यक आप इन चीज़ों से डिमोरलाइज हो जाते हो। प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ये भी है कि लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ था। पहले कहीं की पुराने सिलेबस के पेपर में भी कहीं की हर पेपर में 8-10 वाला आपको पुराने वाले भी मिलेंगे, तो वो देख के भी कहीं की घबराहट होगी। नीट का पैटर्न इन 3-4 सालों में एकदम से चेंज हो गया। उससे 2019 तक अलग पैटर्न होता था, तो अलग क्वेश्चन का लेवल होता था। वो देखोगे कहीं कहीं वहाँ घबराहट हो सकती है। तो आप कैलकुलेशन, मार्क्स कैलकुलेशन पे मत जाइए। आप 3 घंटे का अपने आप को स्लोट देके पेपर करने मत जाइए। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, आप जैसे 3 दिन मैंने कहा ना फिजिक्स का रिवीजन करना है तो क्विक रिवीजन करिए, और फिजिक्स के 10 साल के पेपर है उस दौर में केवल फिजिक्स के सोल्व करिए। अगले 3 दिन आपके लिए केमिस्ट्री के हैं, तो उस 3 दिन केमिस्ट्री के पढ़ने के साथ साथ आप लोग अपने केमिस्ट्री के प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करिए। तो PYQ सोल्व करने का भी तरीका सबसे बेहतरीन ऐसा रहता है, जिससे आप लोगों को उन क्वेश्चन से थोड़ा सा रूबरू हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सीधे भी रिपीट होते हैं। प्लस ये भी होता है एग्जाम में क्वेश्चंस का डेटा चेंज कर देता है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देता है, लेकिन प्रोफाइल कुछ फिक्स होते हैं। नीट में वही लगातार रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोगों को उनको देखोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ये सब चीज़ें तेरे को अच्छे से आती है। तो इस तरह से आप लोग उन 9 डेज का टास्क भी रख सकते हो। सर, जैसा कि आपने बताया कि इस टाइम ड्यूरेशन में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि इस दौरान, इस टाइम ड्यूरेशन में उनको कितने मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने चाहिए? मॉक पेपर वैसे तो मैंने कहा ना, ज़्यादा पेपर की बजाय कहीं की आप बार बार कहीं अपने रिविजन पे रखोगे तो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता रहेगा। अब मॉक पेपर तो ये है कि बहुत सारा जो बच्चा नीट एस्पिरेंट होता है वो सब कहीं कहीं किसी इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा रहता है। कोई रेगुलर क्लासरूम का बच्चा होता है, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह का बच्चा होता है। तो अलग से कोई पेपर की बजाय जो भी आप जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, तो उससे उनके जो भी आपके पेपर्स होते हैं उनको आप लगातार देते रहो, तो उससे कहीं कि वो मॉक पेपर ही है वो एक तरह का, तो उससे कहीं कि अपने आप ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बाकी मैंने कहा ना, आपको अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया ना, PYQ करना चाहिए। तो PYQ आप लोग 10-11 साल के PYQ करते रहना। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि PYQ करते वक्त लास्ट ईयर के पहले के जो पेपर हैं, 2024 से पहले के जो पेपर्स हैं, उसमें सब में कहीं की वो टॉपिक्स भी मिलेंगे जो कहीं की अभी नीट के सिलेबस से हट गए, तो उनमें कहीं की आप लोगों को उलझना नहीं है। तो इतना कंटेंट सफिशिएंट है। बाकी बच्चे कहीं की पूरी साल भी किसी न किसी तरीके से हर इंस्टीट्यूट से जुड़े रहते हैं, किसी न किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े रहते हैं, तो उन्होंने पेपर का प्रैक्टिस कर रखा है, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं। उस बार उसके चक्कर में हम लोग अपने ये कंटिन्यूस एक रिवीजन का पॉलिसी है उसको चाहते हैं कि चेंज ना करें। जी सर, इस टाइम ड्यूरेशन में बच्चे बेसिक गलतियां कौन कौन सी करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? बेसिक गलती एक तो मैंने ये बताया, अभी जैसे अपन बात करें थे, एक तो सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि लास्ट के 1 मंथ में कहीं की बच्चा थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में आ जाता है, और कॉन्फिडेंस का मतलब मेरे को सब कुछ आता है, तो फिर वो केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाता है, और वो 10-12 दिन कहीं की उस पर लगा रहता है। तो थोड़े दिनों के बाद में उसको ऐसा सा फील होता है कि यार तू तो पढ़ाई कर ही नहीं, तू तो बहुत सारी चीज़ें भूल गया। जी सर। तो उसका कॉन्फिडेंस कहीं की लूज कर जाता है। तो ये है कि आप लोग दोनों चीज़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे पेपर्स करना चाहो करिए, लेकिन साथ साथ अपने रिवीजन को कंटिन्यूस कहीं के टच में रखिए, क्योंकि ये रिवीजन आपको भले ही सब कुछ आता है, तो रिवीजन कहीं की नई चीज़ सिखाने के लिए नहीं होता, लेकिन आप लोगों को फील गुड जरूर देता है।
कोई भी बच्चा एक पेपर कहीं कहीं कंप्लीट करेगा, उससे इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आती जितनी फीलिंग कहीं कहीं एक बार अपने नोट्स वगैरह को अच्छे से रिवाइज करता है, क्योंकि उसको हमेशा डर रहता है कि पेपर में तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो टच नहीं हुई, लेकिन आपके नोट्स में कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सामने आ जाती हैं, जो कोई कुछ भी छूटता नहीं है। तो ये एक तो गलती बच्चा यही करता है। दूसरा ये कि अनावश्यक कहीं के अपने आप पे स्ट्रेस लाने की कोशिश कर लेता है। जैसे लास्ट के 1 मंथ में ही होता है, बच्चा कहीं के अपने आप से ये पूछने लग जाता है यार मेरा होगा कि नहीं होगा जी। तो आप लोग कहीं के अपने आप से ये सवाल मत पूछिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा, आप ये पूछिए कि मेरा क्यों नहीं होगा। जब भी आपके जहन में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आती है तो आप लोग कहीं कहीं अपने आप से ये सवाल करिए कि मेरा क्यों नहीं होगा। मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, सब चीज़ अच्छे से कवर कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे मेरा होगा ही होगा। शेड्यूल, मैंने कहा ना, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी रिक्वायर है। आपका एक प्रॉपर शेड्यूल चलना बहुत जरूरी है। आपको रात को टाइम पे सोना, रात को सुबह टाइम पे जगना, एक शेड्यूल तरीके से पढ़ाई करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इस शेड्यूल में थोड़ी सी गड़बड़ होते ही, ये तो एक स्टूडेंट की बात क्या करें, लाइफ में कोई भी आदमी हो जिसका शेड्यूल थोड़ा सा डगमगाता है, वो कहीं के डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है। तो स्टूडेंट तो लास्ट में एग्जाम का एक प्रेशर हो रहा है, फोबिया हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ज़्यादा होते हैं। तो गलती ये करते हैं कि शेड्यूल बड़ा इरेगुलर होता है। एक दिन रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, पूरी रात पढ़ रहे हैं, और दूसरे दिन फिर रात को पूरी रात पढ़ोगे तो दूसरा दिन उसका पूरा सफ़र होगा, फिर वो 2-3 दिन तक वापस शेड्यूल नहीं बनता। तो उन चीज़ से कहीं की बचने की कोशिश करिए। एक गलती बच्चा ये करता है कि लास्ट तक भी कुछ नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर लेता है, तो ये इस चीज़ से भी बचिए, क्योंकि नीट में कुछ नहीं आ रहा। नीट में वही है, लिमिटेड सा कंटेंट होता है। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस एग्ज़ाम में आज के दिन एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए। यस सर। आपका नॉलेज जज नहीं होता, आपकी एक्यूरेसी जज होती है। तो एक्यूरेसी तो कहीं न कहीं तभी अच्छी होगी जब आप लिमिटेड कंटेंट को कहीं की बार बार पढ़ते रहोगे। तो कोई नए कंटेंट पे आपको हाथ पैर मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आपका साथ वाला क्या कर रहा है, बाकी दुनिया क्या कर रही है, ये गौर मत करो। बच्चे कहीं इस चीज़ में भी उलझ जाते हैं। जैसे अपने साथ वालों के साथ डिस्कशन करते रहते हैं, तो फ्रेंड सर्कल से कितना ही आपका क्लोज क्यों ना हो, हमेशा बच्चों में एक ऐसी सी भावना होती है कि यार मैं ऐसी सी बात फेंकूं जिससे कहीं कि मेरा साथ वाला डिप्रेशन में आ जाए, डिमोरलाइज हो जाए। जी तो आप अपने ऐसे नेगेटिव फ्रेंड से बचिए। ये एक बड़ी गलती बच्चों में होती है। नेगेटिव फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेगेटिव आपके सर्किल के लोग हो सकते हैं जो कहीं की कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, उनको आप अवॉइड करिए, या तो सुनिए ही मत, या सुनते हो तो कहीं इस कान से सुनिए, इस कान से निकालिए। और जब आपके दिमाग में, मैंने कहा, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा हो, कोई स्ट्रेस आ रहा हो, तो अपने आप से सवाल ये करिए कि मेरा क्यों नहीं होगा। तो ये चीज़ें चलाओगे सिस्टमेटिक ढंग से तो निश्चित तौर पे आप लोग अच्छा सा कर सकते हो। गर्मियों का दौर आ रहा है, जैसे अप्रैल का टाइम स्टार्ट हो गया, तो अप्रैल में कहीं नॉर्थ इंडिया में तो बहुत जगह अच्छी सी गर्मी स्टार्ट हो जाती है। जी सर। तो ये गर्मियों का दौर आता है, तो निश्चित तौर पे कहीं बच्चे अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी प्रॉपर पीते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड कंटेंट रहें, क्योंकि पूरे दिन आप अपने दिमाग को अच्छा सा यूज करते हो। तो यदि आप प्रॉपर कहीं लिक्विड कंटेंट नहीं लोगे तो भी कहीं आपकी बॉडी थोड़ा सा अब नॉर्मल बिहेव शो करने लग सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अच्छी सी कहीं की डाइट लेते रहें, लिक्विड कंटेंट लेते रहें। जब भी जैसे मैंने कहा, हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद में जब आपका टॉपिक खत्म होता है तो बीच में आप 10-15 मिनट का अपने आप को एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक दीजिए। वो नहीं दोगे तो आपको पढ़ना बड़ा बोरियत फील होने लग जाएगा, और आपको एक इंटरवल के बाद में ऐसा लगेगा कि तू कितना ही पढ़ रहा है, तेरे को कुछ गेन ही नहीं हो रहा, कुछ याद ही नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैंने एक तरीका बताया, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा गैप अपने आप को देते रहिए, और जो भी चीज़ तुम कंप्लीट करते हो वहाँ अपने आप को फील कराइए कि तूने ये कंप्लीशन कर लिया। क्योंकि आदमी सबसे ज़्यादा मोटिवेट होता है वो केवल और केवल अपने कंप्लीशन वर्क से होता है। तो एक टॉपिक खत्म करते हो तो अपने आप को फील कराओ कि आज का एक टॉपिक खत्म हो गया। एक दिन में 5 टॉपिक खत्म किए तो अपने आप को याद दिलाओ कि यार तूने 5 टॉपिक खत्म कर लिए। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो फील कराओ कि यार तूने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इससे अपने आप ही आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो ये नेगेटिव थॉट और नेगेटिव जो पर्सन्स है उनसे दूरियां बनाओ। बच्चों में प्रॉब्लम ये भी होती है। जी सर, एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम के दौरान बच्चे किस तरह से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलें। एग्ज़ाम में तो वैसे एक पर्टिकुलर डे में तो ऐसा नहीं है कि वो एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी या स्पीड मेंटेन हो जाएगी। वो तो आपको होल ईयर कहीं पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना होता है। तो आप लोग कहेंगे ये एक्यूरेसी की बातें हम लोग कर रहे हैं कि आप लोगों को इस मंथ में कम से कम एक बार अपने आप को 2-3 बार कहीं की अपने सिलेबस को टच करना चाहिए, कंटेंट को टच करना चाहिए।
तो उससे कहीं न कहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी। स्पीड जैसे पूरी साल आप लोग ट्यूशन प्रैक्टिस करते रहे हो तो निश्चित तौर पे वैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतना नीट में कोई ज़्यादा स्पीड का कोई बड़ा इशू भी नहीं होता, पेपर आराम से अटेम्प्ट हो जाता है। बाकी आप लोग अपने जैसे या तो किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए तो वहाँ प्रैक्टिस आप लोगों की होती है, तो वहाँ बच्चों को वो अपने आप स्पीड का आदत होता है। यदि वो कहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आप लोगों को बीच बीच में हर 2 या 3 दिन के बाद में कोई एक मॉक पेपर लेकर 3 घंटे का टाइम अलॉट करके कहीं न कहीं उस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि थोड़ी सी उस बहाने से आपको आदत पड़े कि 3 घंटे में किस तरीके का पेपर आप लोगों को कैसे से अटेम्प्ट करना है, और इस तरीके से बन जाती है। जी सर। सर, इन सब के अलावा आप स्टूडेंट्स को और क्या सुझाव देना चाहते हैं? बस यही है सुझाव। एक तो मैंने पूरा प्लानिंग बता दिया कि इस 1 मंथ में आप लोगों को किस तरीके से काम करना है। बाकी यही कि अपने पेरेंट्स के से लगातार अपना सपोर्ट लेते रहे। पेरेंट्स हालांकि बीच बीच में आप लोगों को डांटेंगे भी, पेरेंट्स कहीं न कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन भी आप पे निकालेंगे, तो उन पर गुस्सा न होकर बस यही सोचें कि यार पेरेंट्स हर चीज़ जो बोलना चाह रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए बोलना चाह रहे हैं। लास्ट के एग्ज़ाम का जो टाइम होता है उसमें सबसे जो प्यारा सपोर्ट मिलता है वो कहीं पेरेंट्स का ही मिलता है। तो अपने पेरेंट्स से कहीं की सपोर्ट लेते रहे। कुछ हल्की फुल्की अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो हल्की फुल्की बातें जब आप लोगों को थोड़ा सा भारीपन सा लगता हो तो पेरेंट्स से पढ़ाई के अलावा बातें थोड़ी थोड़ी करते रहे, ताकि थोड़ा सा आप लोग अपने आप को चिल कर सको, रिलैक्स कर सको। बाकी पूरी योजना मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छे से अपने आप को बिजी रखोगे तो अच्छे से कहीं की आपकी सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। लास्ट के टाइम पे वो ये 1-2 दिन एग्ज़ाम से पहले का जो ड्यूरेशन होता है, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले, उसमें बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है कि कहीं न कहीं एक तो प्रॉपर नींद नहीं आती, फटीग थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है, चेहरे पे भी दिखती है, दिमाग पे भी दिखती है, बॉडी पे भी दिखती है। तो शेड्यूल चलोगे तो वो नहीं आएगा। लास्ट का 1 या 2 दिन है वो कहीं की बहुत ज़्यादा पढ़ने का नहीं होता। जितना अपने आप को रिलैक्स करके कहीं की लास्ट के 2 दिन रखोगे, आपके कहीं की अच्छा स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट के 2 दिन अपन केवल इसलिए अपने लिए यही होने चाहिए कि यार हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ पन्ने अपन कलेक्ट कर ले। पन्ने का मतलब पूरे सिलेबस के पन्ने नहीं बनाने, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जिनको मात्र हम डेली 4 या 5 घंटे पढ़े तो आराम से कहीं की अपन पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को निपटा सकें। तो आप डेली लास्ट के 2 दिन 4-5-6 घंटे पढ़ना है, उससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ना। और अपने आप को भरपूर कहीं की लास्ट के 2 दिन रिलैक्स रखो तो निश्चित तौर पे आप लोगों का बेटा अच्छा ही होगा। जो आप लोगों ने किया है उसका निश्चित तौर पे आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बाकी सबके लिए मेरा संदेश ये है कि बस मस्त रहो, पढ़ते रहो, अपने आप को व्यस्त रखो। निश्चित तौर पे जैसा आप उम्मीद कर रहे हो आप लोगों को रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हमारी तरफ से आप सभी जो नीट एस्पिरेंट है उनको ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।